नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग संरक्षण से रिलेटेड वीडियो देखे हैं। उनकी थ्योरी तथा क्वेश्चन आंसर की वीडियो हमने देखे हैं। आज लैब असिस्टेंट के इस वीडियो में जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको हम क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जड़त्व आघूर्ण पर आधारित क्वेश्चन आंसर देखेंगे, अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। विद्यार्थियों, ये जो जड़त्व है, जो वर्ड हमारे पास में है जड़त्व है, इसका मतलब होता है अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण होता है उस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व वस्तुओं का एक ऐसा गुण होता है, अंदर का एक ऐसा गुण होता है जो उनकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। विद्यार्थियों, यहां पर है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है और घूर्णन गति के दौरान यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है तब विरोध करने वाला जो गुण होता है उस गुण को ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। एक बार देख लेंगे क्या है डेफिनेशन, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए डेफिनेशन देखेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान घूर्णी गति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। क्लियर? कि यदि कोई वो है जो वस्तु है वो अपनी विराम अवस्था या एक समान घूर्णन गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तो उस गुण को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। अब यहां पर आप देखें इस डायग्राम में कि ये हमारे पास में है घूर्णन अक्ष। ये जो सीधी रेखा आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं, ये हमारे पास में घूर्णन अक्ष है। इसके चारों ओर ये वाला जो पिंड है वो घूर्णन गति कर रहा है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ये स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, अर्थात घूर्णन गति कर रहा है। तो यदि कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर घूर्णन गति कर रहा है तो उसका जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला देखेंगे, समझेंगे। जड़त्व आघूर्ण को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। I से लिखा जाता है m इंटू आर स्क्वायर से इसको हम पुट करते हैं, m इंटू आर स्क्वायर से इसको लिखा जाता है। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए। घूर्णन गति कर रहे पिंड का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी का जो वर्ग होता है उसी को ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। I बराबर m इंटू आर स्क्वायर से इसको हम पुट करते हैं। अब आगे देखें आप कि यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो असमान रूप से वितरित है, मतलब वो कई कणों से मिलकर यदि बनी हुई है तो उसका जड़त्व आघूर्ण हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में कोई वस्तु है जिसमें पहले कण का जो द्रव्यमान है वो m1, दूसरे कण का द्रव्यमान m2, तीसरे कण का द्रव्यमान m3, इसी प्रकार से n कण है तो mn उनके द्रव्यमान हो जाएंगे। ये है इसकी घूर्णन अक्ष। ये क्या है? घूर्णन अक्ष। और इन कणों का जो डिस्टेंस है घूर्णन अक्ष से वो है r1, दूसरे कण की डिस्टेंस r2, तीसरे कण की जो डिस्टेंस है वो है r3। तो कुल मिलाकर जो जड़त्व आघूर्ण है वो अलग अलग कणों के कारण से जड़त्व आघूर्ण, पहले कण के कारण से जो जड़त्व आघूर्ण है वो m1 r1 स्क्वायर, दूसरे कण के कारण से जड़त्व आघूर्ण m2 r2 स्क्वायर, तीसरे कण के कारण से m3 r3 स्क्वायर, इसी प्रकार से डॉट 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 mn rn स्क्वायर हो जाएगा।
तो कुल जड़त्व आघूर्ण m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर डॉट 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 mn स्क्वायर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यदि द्रव्यमान सतत रूप से वितरित होता है तो हम जड़त्व आघूर्ण को किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए कि यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान वितरण सतत हो, यदि एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित हो, तब हम क्या कंसीडर कर लें कि एक द्रव्यमान का छोटा सा सूक्ष्म सा जो भाग है, स्मॉल डीएम जो द्रव्यमान है वो आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो ये हमारे पास में है इसकी घूर्णन अक्ष, और इस के चारों ओर ये पिंड गति कर रहा है। ये जो पिंड आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, इससे स्मॉल आर दूरी पर ये एक डीएम द्रव्यमान का पिंड है। कितने द्रव्यमान का पिंड है? छोटा सा द्रव्यमान है डीएम, उसका एक पिंड है, स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूर्णन गति कर रहा है। तब इस छोटे द्रव्यमान के कारण से जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला यही है कि द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ गया है, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र आ गया है। अब टोटल पूरे पिंड के कारण से, क्योंकि ये जो पिंड है वो बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे द्रव्यमानों से मिलकर बना हुआ है, तो इन सब के कारण से जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा ये हम देख लेते हैं। तो देखिए एक कण के कारण से जड़त्व आघूर्ण इतना होगा, तो दूसरे सभी कणों के कारण से जो जड़त्व आघूर्ण है उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन का मतलब कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन सभी के कारण से जड़त्व आघूर्णों का जोड़ हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण का सूत्र आ चुका है। मेनली जो सूत्र है वो होता है I बराबर m इंटू आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अब यहां से हम देख लेते हैं इसका मात्रक। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा विद्यार्थियों? इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, r यहाँ पर दूरी है जिसका मात्रक होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से। इसी प्रकार से इसकी विमा, तो द्रव्यमान के अंदर इसकी विमा हो जाएगी m1, और दूरी के अकॉर्डिंग इसकी विमा हो जाएगी L2, तो m1 L2 इसकी विमा हो जाएगी। फिर थोड़ा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जड़त्व आघूर्ण किन राशियों पर डिपेंड करता है और किन राशियों पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए यहां से आप देखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान, द्रव्यमान वितरण और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। कि जड़त्व आघूर्ण की जो वैल्यू है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान वितरण पर डिपेंड करती है, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर डिपेंड करती है। लेकिन किन राशियों पर डिपेंड नहीं करती वो भी देख लीजिए। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा के ऊपर जड़त्व आघूर्ण का मान निर्भर नहीं करता। देखो यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फिर एक और महत्वपूर्ण बात देख लीजिए कि जड़त्व आघूर्ण एक परिदिश भौतिक राशि होती है, अर्थात इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। ये न सदिश है न ही अदिश है, ये एक परिदिश भौतिक राशि है जिसका मान अलग अलग घूर्णन अक्षों के अनुदिश अलग अलग होता है। देखो अलग अलग घूर्णन अक्षों के अनुदिश इसका जो मान होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में ही हम देख लेते हैं यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या क्या होती है। घूर्णन त्रिज्या भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी में ही है, जड़त्व आघूर्ण में ही इसको समझेंगे। देखिए घूर्णन त्रिज्या क्या होती है कि यदि कोई पिंड है और उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है, उस बिंदु को हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान केंद्र। तो उस द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं घूर्णन त्रिज्या, जिसको हम कैसे पुट करेंगे। तो देखिए यही इसकी डेफिनेशन है घूर्णन त्रिज्या की, किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कि जिस बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है उस बिंदु से घूर्णन अक्ष की जो दूरी होती है उसको हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं।
तो देखिए एक बार इसको क्लियर कर लेंगे कि घूर्णन अक्ष और द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसे हम किस तरीके से कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से गुणा कर दिया जाए तो हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होगा। हमें क्या मिलने वाला है? जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए किसी पिंड का द्रव्यमान यदि स्मॉल m है, घूर्णन त्रिज्या को कैसे लिख रहे हैं? तो m इंटू के स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण। क्लियर। तो यहां से इस जगह से हम क्या लिख सकते हैं? k इक्वल टू अंडरवुड में I बाई m पुट कर सकते हैं। यदि द्रव्यमान असमान रूप से वितरित होता है तो जड़त्व आघूर्ण हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर से पुट कर सकते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 को यदि हम इक्वल पुट कर दें देन हम क्या लिख सकते हैं? m के स्क्वायर इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, और k इक्वल टू हम इस तरीके से इसको हम पुट कर सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए जो घूर्णन त्रिज्या k है वो पिंड के आकार, आकृति, द्रव्यमान और अक्ष की स्थिति पर निर्भर करती है, जबकि द्रव्यमान पर इसका मान डिपेंड नहीं करता। जबकि हमने जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ा था कि द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर ये पिंड के आकार पर भी डिपेंड करेगा, आकृति पर, द्रव्यमान वितरण के ऊपर, घूर्णन अक्ष की स्थिति के ऊपर घूर्णन त्रिज्या का मान डिपेंड करता है, लेकिन द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, जबकि द्रव्यमान वितरण पर करता है। क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रमेय। हमारे पास में दो प्रमेय होती है, उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं लंबवत अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए विद्यार्थियों ये जो प्रमेय है, लंबवत अक्षों की जो प्रमेय है वो एक पतले पिंड के लिए लागू होती है। यदि कोई पटल होता है, पतली कोई वस्तु होती है, तो उसके लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक हमारे पास में ये वाला कोई पटल है, पतली वस्तु है, पटल इसको हम कह सकते हैं, पतली वस्तु हम ले सकते हैं, इसकी मोटाई बहुत कम है। अब इस पतली वस्तु से रिलेटेड ये जो प्रमेय है लंबवत अक्षों की प्रमेय, इसमें हम क्या करते हैं? दो एक्सिस तो हम इसके तल में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो एक्सिस, एक तो एक्स एक्सिस इसके तल में ले ली है, दूसरी वाई एक्सिस इसके तल में ले ली है, और जो जेड एक्सिस होगी वो इसके तल के ठीक लंबवत दिशा में होगी, इस तल से ठीक परपेंडिकुलर होने वाली है। अब देखेंगे लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या कहती है कि जो समतल पटल है उसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो उसके तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों की योग के बराबर होती है। तो देखिए अक्ष एक्सिस के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण आई एक्स, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण आई वाई, इन दोनों का जो योग है वो इस तल के लंबवत जो एक्सिस होती है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको आप एकदम क्लियर रखेंगे, दिमाग में फिट बैठा कर रखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते समय ये बार बार यूज में आने वाली है। अब हमें जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड दूसरी प्रमेय यहां पर हम देख लेते हैं, समांतर अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखिए समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें हमारे पास में कोई एक घूर्णन अक्ष होने वाली है। वो घूर्णन अक्ष पिंड के अंदर से होकर गुजर सकती है या पिंड के स्पर्श करती हुई गुजर सकती है। तो पिंड है हमारे पास में, एक बार इस डायग्राम को आप देखें, इस डायग्राम को आप देख लीजिए, ये जो डायग्राम है इसे आप अच्छे से समझें कि ये हमारे पास में यहां पर है, ये वाली तो है घूर्णन अक्ष, इसके रेस्पेक्ट पिंड घूर्णन गति कर रहा है, ये है घूर्णन अक्ष। अब इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है उसे ज्ञात करने के लिए हम समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे।
तो इस घूर्णन अक्ष के समांतर व द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली एक समांतर अक्ष हम निर्मित करते हैं। ये यहाँ पर ये हमारे पास में है द्रव्यमान केंद्र, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बिंदु है, यह है द्रव्यमान केंद्र। तो विद्यार्थी द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं, ये द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली एक्सिस है और इस घूर्णन अक्ष के समांतर भी है। तो समांतर होनी चाहिए, द्रव्यमान केंद्र से होकर जानी चाहिए। ठीक है, तो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों समांतर अक्षों के मध्य की दूरी के गुणन के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण वो तो हो गया है Ig, पिंड का द्रव्यमान हो गया है m, और दोनों समांतर अक्षों के बीच की डिस्टेंस a, तो उसका वर्ग कर देंगे तो a²। तो यहां से आप देखें कि किसी पिंड का किसी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण I उस अक्ष के समांतर एवं द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण मतलब Ig, उसको हम पुट कर रहे हैं, और पिंड के द्रव्यमान m और दोनों अक्षों के मध्य की दूरी यदि a लेते हैं तो उसका वर्ग कर दीजिए, उन m और a को गुणा कर दीजिए, a² गुणा कर दीजिए। आप तो ये ध्यान रखें कि हम जिस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं उसके समांतर और द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष लेनी है। उस अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमें Ig, पिंड का द्रव्यमान m और दोनों अक्षों के बीच की दूरी a, तब जो कुल जड़त्व आघूर्ण है इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट वो Ig प्लस m a² के रूप में लिखा जाएगा। यही समांतर अक्षों की प्रमेय है। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न जो हमारे पास में आकृतियां हैं उनका जड़त्व आघूर्ण, और सबसे पहले हम देख लेते हैं वलय का जड़त्व आघूर्ण। हमारे पास में वलय है, कोई रिंग है, चूड़ी के समान होती है और उसकी वजह से जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये हमारे पास में कोई वलय है और इसके केंद्र से होकर जाने वाली हम एक अक्ष ले रहे हैं। देखिए ये जो घूर्णन अक्ष है वो इस वलय के तल के ठीक लंबवत है। हमने पहला जो बिंदु लिया है वो लिया है तल के लंबवत व द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। तो तल के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से होकर ये अक्ष जा रही है। तो वलय का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R, तो जो जड़त्व आघूर्ण है वो इसके द्रव्यमान कैपिटल M और जो रेडियस है वो R का स्क्वायर कर देंगे तो I बराबर M इंटू R² से इसको हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये वाला आपको स्पेशली ध्यान रखना है, यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके रखना है क्योंकि आगे चलकर इसी को ही हम यूज में लेने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि वलय के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है कि वलय की व्यास के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वलय के दो व्यास हम लेकर चल रहे हैं। दो व्यास यहाँ पर एक व्यास तो ये लेकर चल रहे हैं x एक्सिस के अनुदिश, एक लेकर चल रहे हैं y एक्सिस के अनुदिश। तीसरा वाला जो है वो इसके तल के लंबवत z एक्सिस के अनुदिश है और उसके रेस्पेक्ट हमने जड़त्व आघूर्ण पहले ही फाइंड आउट कर लिया है Iz। देखो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है I बराबर mr², वो इसके तल के लंबवत वाली द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट है, और यहाँ पर उसको मैं Iz से पुट कर रहा हूँ। किससे लिख रहा हूँ? Iz से, क्योंकि ये इसके तल के लंबवत है और द्रव्यमान केंद्र से होकर जा रहा है। तो Iz बराबर mr², ये हमने इसके पहले पार्ट में देख लिया। अब Ix के मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट निकाल लो या y एक्सिस के रेस्पेक्ट निकाल लो, मतलब Ix या Iy दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, दोनों सेम ही है। तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे लंबवत अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या कहती है? Iz बराबर Ix प्लस Iy। Iz की वैल्यू है mr², Ix और Iy दोनों को हम
सेम कंसिडर कर लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो एम आर स्क्वायर बराबर आई प्लस आई, यहाँ से 2i बराबर आ जाएगा एम आर स्क्वायर, और आई बराबर हमारे पास में आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों बार बार हमारे पास में वलय से रिलेटेड भी अलग अलग फॉर्मूले आने वाले हैं। आप एक फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखें कि द्रव्यमान के अंदर से तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। तो व्यास के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा, लंबवत अक्षों की प्रमेय लगाकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इस व्यास के रेस्पेक्ट हमारे पास में आ चुका है। अब इसके तल के अनुदिश तथा स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हम देखना चाह रहे हैं कि वलय के तल में व स्पर्शी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। इसके लिए देखें, इस अक्ष के रेस्पेक्ट हम जड़त्व आघूर्ण निकाल चुके हैं और वो हमने अभी अभी निकाला है हाफ एम आर स्क्वायर। अब हम इस अक्ष के रेस्पेक्ट हम जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम समांतर अक्षों की प्रमेय अप्लाई कर देंगे। आई बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर होता है। यहाँ पर आई जी जो कि द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण होता है, वो हमने अभी इसके दूसरे पार्ट में निकाला है। आई जी बराबर 1/2 एम आर स्क्वायर। तो देखो कभी हम इसको आई जी से पुट कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले इसमें हमने बी पार्ट में हमने आई जेड पुट किया था, तो इनको आपको समझना है, क्लियर करना है। तो हाफ एम आर स्क्वायर, तो आई जी की वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर, और यहाँ पर ए है दोनों अक्षों के बीच की डिस्टेंस जो कि यहाँ पर हमारे पास में ए के इक्वल है। तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में, एक की जगह हम आर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो तल के अंदर तथा स्पर्शी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 3/2 एम आर स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी चौथी स्थिति पर, तल के लंबवत व स्पर्शी अक्ष के अनुदिश। देखो तल के लंबवत ये हमारे पास में वलय है, और इस वलय के तल के लंबवत और स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट ये हमारे पास में स्पर्शी अक्ष है, इसके रेस्पेक्ट हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें इसके द्रव्यमान के अंदर से तथा इसके समांतर जो अक्ष गुजर रही है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण का पता होना चाहिए, जो कि हमने इसके पहले ही पार्ट में आपको बता दिया है, आई जी बराबर एम आर स्क्वायर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समांतर अक्षों की प्रमेय को फिर से अप्लाई करेंगे। आई बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई जी का मान हमारे पास में है एम आर स्क्वायर, एक की जगह हम आर पुट कर देंगे तो एम आर स्क्वायर फिर से आ जाएगा, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर आ गया। तो तल के लंबवत और स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण आ जाता है हमारे पास में 2 एम आर स्क्वायर, जबकि तल के अनुदिश और स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट 3/2 एम आर स्क्वायर, और व्यास के रेस्पेक्ट हाफ एम आर स्क्वायर, और तल के लंबवत और द्रव्यमान के अंदर से जाने वाले अक्ष के रेस्पेक्ट एम आर स्क्वायर। तो हर दिशा में हर अलग अलग अक्सिस के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है। तो इनको आप एकदम क्लियर कर लीजिए, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें समझने की जरूरत है। एक के रेस्पेक्ट आपने याद कर लिया तो बाकी आप इनको समझते हुए निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चकती का जड़त्व आघूर्ण। तो तल के लंबवत, इसमें भी हम वही चारों कंडीशन लेंगे। चकती का मतलब कोई सिक्का है, ऐसे सिक्के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तल के रूप में द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है। ये हमारे पास में एक चकती है, और इस चकती के द्रव्यमान के अंदर से और तल के लंबवत जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण होता है आई बराबर हाफ एम आर स्क्वायर। विद्यार्थियों यदि इन जड़त्व आघूर्णों का टोटल जो फॉर्मूला है कि ये कहाँ से आया, इसको आप यदि समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इनके हमने एक लिंक दे रखी है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो इसका संपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वलय के अंदर तो इसकी जगह पर था एम आर स्क्वायर, यहां पर आ गया हाफ एम आर स्क्वायर, इसको आप ध्यान रखें। अब हम चकती के व्यास के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसमें हमने चकती के अंदर दो व्यास के रेस्पेक्ट एक्सिस ली है, एक तो अक्स एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण आई एक्स, और
दूसरी हमने ली है y एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण है I y। ये दोनों ही अक्षों के लंबवत तीसरी एक्सिस है जेड एक्सिस और उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण आई जेड जो कि हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अब इन हमें तीनों में आई एक्स और आई वाई इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इन दोनों को आई के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। लंबवत अक्षों की हम प्रमेय क्या जानते हैं, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है हाफ एम आर स्क्वायर, आई एक्स की वैल्यू आई वाई की वैल्यू भी आई, तो 2i बराबर आ गया हाफ एम आर स्क्वायर और कुल मिलाकर हमें क्या मिल चुका है 1/4 एम आर स्क्वायर। अब हम तल में और स्पर्शी अक्ष, तल के अनुदिश है और स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण यदि फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए इसके व्यास के रेस्पेक्ट जो अक्ष है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हमने बी पार्ट में अभी देखा कि 1/4 एम आर स्क्वायर होता है। तो गुणन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। इसके लिए समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है, I बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। आई जी का मान है 1/4 एम आर स्क्वायर, ए का मान यहाँ पर आर के इक्वल है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो 5/4 एम आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं तल के लंबवत व स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट। तल के लंबवत होनी चाहिए, स्पर्शी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हम देख लेंगे जो कि हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो समांतर अक्षों की प्रमेय से हम क्या जानते हैं, I बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर और यहाँ से आई जी की जो वैल्यू है वो है हाफ एम आर स्क्वायर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक के स्थान पर हम r पुट कर देंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये थी चकती, और चकती के अंदर भी चारों अक्षों के अनुदिश अलग अलग जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। तो इनको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, क्लियर करके रखिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण और ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण। अब की बार ये जो बेलन हमने लिया है वो ठोस बेलन है, खोखले बेलन और ठोस बेलन दोनों को हम लेकर चलेंगे। देखिए ठोस बेलन में हमें बहुत सारी चकतियों को एक दूसरे के ऊपर यदि रख दें तो हमें ठोस बेलन प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी जो स्वयं की अक्ष है इसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण तो हाफ एम आर स्क्वायर प्राप्त होगा। और फिर यदि इसकी स्पर्शी अक्ष, इसके अनुदिश और स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट यदि आप जड़त्व आघूर्ण देखना चाहें कि ये हमारे पास में कोई अक्सिस है, इस अक्ष के रेस्पेक्ट यदि हम जड़त्व आघूर्ण देखना चाहें तो वो जड़त्व आघूर्ण हम समांतर अक्षों की प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है, I बराबर आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। आई जी का मान यहाँ पर है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर आ गया हमारे पास में 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये था ठोस बेलन के कारण से जड़त्व आघूर्ण। अब यदि हम यहाँ पर लें खोखला बेलन, तो खोखले बेलन के कारण से जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा। देखिए एक तो इसकी स्वयं के अक्ष के रेस्पेक्ट खोखला बेलन कब प्राप्त होगा, जब बहुत सारी हम वलयों को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो हमें खोखला बेलन प्राप्त होगा। और वलय के कारण से जड़त्व आघूर्ण होता है एम आर स्क्वायर, तो खोखले बेलन के कारण से भी एम आर स्क्वायर ही होने वाला है। ये तो है इसकी स्वयं की अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण जो कि एम आर स्क्वायर होगा। अब इसकी स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण उसको ज्ञात करने के लिए हम समांतर अक्षों की प्रमेय लगा देंगे। तो I बराबर आई जी प्लस एम आर स्क्वायर एम ए स्क्वायर, तो आई जी का मान एम आर स्क्वायर है और एक ही जगह आर है, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। इसके पश्चात हम गोलों के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं ठोस गोले के कारण से, और ठोस गोले के व्यास के रेस्पेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में है इसका व्यास और इसके रेस्पेक्ट हम जड़त्व आघूर्ण देखेंगे। गोले का द्रव्यमान स्मॉल एम, रेडियस कैपिटल आर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर ठोस गोले के कारण से उसके व्यास के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण होता है। दिमाग में फिट बैठा लीजिए। अब यदि हम इसी गोले में इसकी स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहें, ये हमारे पास में है इसकी स्पर्शी अक्ष, इसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण यदि ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, समांतर अक्षों की हम प्रमेय लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। आई जी का मान मतलब इसकी समांतर जो जाने वाली अक्ष है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण
जो कि हमने इसके पहले पार्ट में बता दिया 2/5 mr² होता है। तो एक ही जगह हम r पुट कर देंगे तो 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr² आ जाएगा। क्लियर? तो I बराबर 7/5 mr², इसकी स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, खोखले गोले के कारण से जड़त्व आघूर्ण देख लेते हैं। तो खोखले गोले के कारण से सबसे पहले व्यास के रेस्पेक्ट, यह है इसका व्यास और इसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, 2/3 mr²। यदि ठोस गोला होता तो 2/5 होता, खोखला है तो 2/3 mr² होगा। अब इसकी स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण, जबकि इसके व्यास के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, 2/3 mr² होता है। तो इसमें हम फिर से समांतर अक्षों के प्रमेय अप्लाई कर देंगे और उसमें समांतर अक्षों के प्रमेय में हम IG की जो वैल्यू है वो 2/3 mr² है, ये वाली है, और एक ही जगह यहाँ पर r है क्योंकि दोनों अक्षों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r ही है। तो 2/3 mr² प्लस mr², 5/3 mr² हमारे को मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया है खोखले गोले के कारण से स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण 5/3 mr²। अब हम इस वीडियो के अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं। लंबी पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो छड़ की जो लंबाई है उसके लंबवत और द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। देखो छड़ की जो लंबाई है वो हमने L ली है, इसकी लंबाई के लंबवत जो घूर्णन अक्ष है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण कितना होगा ये हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थी ये आप ध्यान में रखेंगे, ml²/12 जड़त्व आघूर्ण होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए L इसकी लंबाई है, m द्रव्यमान है, तो ml²/12 इसके द्रव्यमान के अंदर से इसकी लंबाई के लंबवत जो अक्ष है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण होता है। अब हम इसके बी पार्ट में छड़ के लंबवत व एक अक्ष से गुजरने वाले अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां से हमने इसके द्रव्यमान के अंदर से और छड़ के लंबवत जो अक्ष है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ml²/12 देख लिया है। तो अब हमें देखना है इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण जो कि घूर्णन अक्ष है, तो इसमें हम समांतर अक्षों के प्रमेय को अप्लाई कर देंगे। तो IG का मान ml²/12, यहाँ पर एक ही जगह A है होता है, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो कि यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो L/2 रह जाएगी, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो L, तो L/2 हो जाएगी। तो अब की बार जो आप A पुट कर रहे हैं वो L/2 पुट कर रहे हैं, L/2 रख देंगे यहाँ पर, तो ml²/4 हमारे को मिल जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे विद्यार्थियों तो हमें ml²/3 मिलने वाला है। तो इसकी लंबाई के लंबवत और द्रव्यमान के अंदर से जब कोई घूर्णन अक्ष गुजारते हैं तो जड़त्व आघूर्ण ml²/12 है, और स्पर्शी अक्ष और लंबाई के लंबवत जो अक्ष है उसके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ml²/3 होगा। तो विद्यार्थियों ये था जड़त्व आघूर्ण से हमारा वीडियो। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, घूर्णन त्रिज्या के बारे में भी देखा, और विभिन्न जो साधारण वस्तुएं हैं उनका जड़त्व आघूर्ण भी आज के इस वीडियो में देखा। जड़त्व आघूर्ण के बारे में हमने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम जड़त्व आघूर्ण पर आधारित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।